तुम्हें मैंने बताया था मीनिंग ऑफ डजन से क्या मुराद है, ग्रॉस से क्या है, रिंग ये है। अब 12 सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, 12 ऑब्जेक्ट ऑफ सेम, ये नहीं अलग अलग ऑब्जेक्ट तो 12 हो गए, वो 12 सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन इट इज कॉल्ड वन डजन। अब 6 प्लेटें और 6 कप ले ले, वो वन डजन ही बनेगा। प्लेट्स का डजन अलग होगा, कप्स का डजन अलग होगा, और वो हाफ डजन के रहेंगे। सिमिलरली अगर 144 ऑब्जेक्ट्स है सेम टाइप के, सेम टाइप क्या, सेम काइंड, या फ्रूट्स हो सेम टाइप के, कप्स हो, प्लेट्स हो, पेन हो, कॉपीज हो, सेम टाइप होनी चाहिए। 144 ऑब्जेक्ट सेम काइंड, ये कहलाएगा वन ग्रॉस। 500 पेजेस होते, 500 पेपर्स का रिम होता है, उसको रिम बोलते हैं, जो यहाँ पे जो आपको छपता है, जिसका वार्ड छपता है बड़े बड़े। तो 500 पेजेस का जो ग्रुप होता है, ग्रुप, उसको वन रिम कहते हैं। अगर आपको एक रिम चाहिए तो 500 पेजेस का हो देगा। तो जब ये छोटे छोटे नंबरों को, जैसे 12 ऑब्जेक्ट का, उसको हमने एक नया नाम दे दिया डजन। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द साइंटिस्ट? वो ये चाहते थे कोई ऐसा रिलेशन निकल आए जिससे मास और नंबर को हम अब 1 मिनट में बता दें, मास सुन के नंबर बता दें, नंबर सुन के मास बता दें। दैट वाज द प्रॉब्लम। अब ये जो उन्होंने निकाला, ये बहुत बड़ा नंबर था, जिसको मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से सिंप्लीफाई करके ये बनाया गया 10⁻23। वैसे तो ये 24 डिजिट का नंबर है, होल नंबर है, लेकिन अब 24 डिजिट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो डेसिमल जो है वो 24 डिजिट के बाद है। जब उसको हम शिफ्ट करेंगे तो 23 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और जितने डेसिमल शिफ्ट करते हैं उतनी पावर प्लस में आ जाती है। अगर लेफ्ट को शिफ्ट करना है, अगर नंबर छोटा करना है तो पावर प्लस में करेंगे, नंबर बड़ा करना है, राइट को शिफ्ट करना है तो पावर माइनस में होगी। तो वो नंबर 24 पोजीशन से निकल के वो यहाँ आ गया, तो 23 डिजिट शिफ्ट करा तो फिर 10 से पावर 23, ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया। ना बड़ा नंबर तो याद करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो नंबर निकाला एवोगैड्रो ने निकाला, एवोगैड्रोस नंबर कैसे निकाला, इसके बारे में बात करें। इसलिए इस नंबर को तो एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और इस नंबर के बराबर हम कोई सेम टाइप के ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स ले लें, क्योंकि तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम सेब जमा करेंगे बिल्ली भर जाएगी, मैंगो जमा करेंगे पूरी बिल्ली भर जाएगी, वो भी छोटी पड़ जाएगी। तो इतनी क्वांटिटी में एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, वो आसानी से हो सकता है, थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी जगह में आ जाएगी। ये बात समझ में? अगर हम फलों में, फ्रूट्स में अगर इतनी क्वांटिटी में जमा करें तो बहुत बड़ी जगह चाहिए। तो ये इसलिए एवोगैड्रो नंबर, ये तो एवोगैड्रो नंबर, लेकिन इस क्वांटिटी में अगर सेम टाइप के पार्टिकल हो, यानी एटम हो एक ही टाइप, प्रोटॉन्स हो, प्रोटॉन तो एक ही तरह का होता है, चाहे किसी भी निकले, मॉलिक्यूल्स हो एक ही टाइप के, अलग अलग सब्सटेंस के नहीं। तो इतनी क्वांटिटी में जब होंगे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में 1 मोल कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी ग्रुप ऑफ 6.022 10 to the power 23 सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ब्रैकेट में आप लिखो एटम, एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, है ना, प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, एक्सेट्रा, है ना, इस एक ही तरह के पार्टिकल हो, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इज कॉल्ड 1 मोल। क्या कहते हैं उसे हम? इज कॉल्ड, ये शॉर्ट फॉर्म में 1 मोल कहते हैं। कहना आसान है, क्योंकि ये बोलना मुश्किल है, इसमें टाइम लगेगा, और 1 मोल कहना आसान है। 2 मोल का मतलब है 22 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, दिस क्वांटिटी।
5 मोल्स का मतलब है 5 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी। जैसे आप जब 5 डजन कहते हैं, 5 डजन ऑरेंजेस लेते हैं तो 5 ऑरेंजेस लेके नहीं आएंगे आप काउंट करेंगे उसे, और काउंट किससे करेंगे? 12 से, कि 5 डजन का मतलब है इट शुड बी 60, तो 60 काउंट करेंगे तब आप कहेंगे 5 डजन हो गए। 5 डजन पेन लेंगे, जो दुकानदार अक्सर पेन डजन में लाते हैं, तो 5 डजन पेन लाएंगे तो 60 काउंट करेंगे, और कम होगा तो कहेंगे और डालो, 2 कम है 4 कम है, तभी उसे 5 डजन कहेंगे। तो 1 डजन का मतलब 12, तो 5 डजन ये भी कहेंगे जब वो 12 का 5 टाइम्स हो। तो इतनी क्वांटिटी के अंदर जब कोई पार्टिकल्स होते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में 1 मोल कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, कहानी यहाँ से उठती है कि ये 1 मोल, ये आखिर इसकी जरूरत तो इसलिए पड़ी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एटम्स मॉलिक्यूल को काउंट करना मुश्किल है, तो शॉर्ट फॉर्म में 1 मोल कहते हैं। लेकिन निकला कैसे? एवोगैड्रो ने ये कैसे निकाला? हम उस मेथोडोलॉजी पे नहीं जा रहे हैं, उस तरीके पे नहीं जा रहे हैं, उसका मतलब नहीं है। उसने निकाला, सही मेथड से निकाला। तो उसने क्या करा कि एटॉमिक मास जो था वो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे बहुत सारी चीजों, और वो एक स्टैंडर्ड था कि भाई एटॉमिक मास में बता चुका हूं कि एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है, राइट? क्योंकि मास ऑफ एन एलिमेंट इज कंसीडर्ड या डिटरमाइंड by using all the isotopes of that element, by using masses of all the isotopes ने बताया था, कौन होता है isotope the atoms of the same element which have different mass number, जिनके न्यूट्रॉन्स अलग हो। एटम ऑफ सेम एलिमेंट को या सेम एलिमेंट कब कहलाएंगे? जब उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम कब होता है? जब प्रोटॉन से भी, जो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, तो उसको यूं भी कह सकते हैं कि आइसोटोप्स आर दोज एटम्स व्हिच हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी मास नंबर अलग हो गया। मास नंबर अलग क्यों हुआ? क्योंकि मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास नंबर है। यानी सिर्फ नंबर बता रहा है, मास नंबर मास को नहीं कहते, समझ लीजिएगा, खाली नंबर है। जैसे कोई क्लास में जाइए, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? नंबर होगा आपकी क्लास में, बच्चों का नंबर क्या है? 50 है। अब कोई कहिए अच्छा 50 किलोग्राम के बच्चे हैं, बेवकूफी की बात है। बच्चे 50 है, बच्चों का मास 50 नहीं है। तो बच्चा दुबला मतलब भी हो सकता है, कम मास का भी हो, इसका मास ज्यादा भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। मास नंबर अलग चीज है, मास अलग चीज है। नंबर सिर्फ नंबर है। मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज कंपेयर्ड विद समथिंग, सम स्टैंडर्ड थिंग, सम स्टैंडर्ड इसके मास से कंपेयर करके हम बताते हैं। जब हम कहते हैं 5 किलोग्राम, इसका अलावा वो जो स्टैंडर्ड ब्लॉक है उससे 5 टाइम्स ज्यादा है। जिस स्टैंडर्ड ब्लॉक को हम 1 किलोग्राम कहते हैं, तो 5 किलोग्राम उससे 5 टाइम्स मास में जाता है। मास का मतलब है क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, इन द ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ मैटर। नंबर जो है वो सिर्फ नंबर है। समझ में आई बात? तो जब हम अलग अलग आइसोटॉप्स का मास लेते हैं सेम एलिमेंट के, सेम एलिमेंट इसलिए कह रहे हैं हम सबका प्रोटॉन सेम है। ये कार्बन की एग्जांपल सबसे आसान है कि कार्बन के 3 तरह के एटम पाए गए, और तीनों में एटम में प्रोटॉन जो थे वो 6 पाए गए हर एटम में। इन्हें नाम सेम दे दिया, जब तक प्रोटॉन सेम है नाम नहीं बदलेगा। क्या नाम दिया उसे? कार्बन। लेकिन जब उनका मास नंबर देखा गया तो इसका मास नंबर जो था, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन थे, तो मास नंबर 12 हो गया। क्या? इसमें 6 प्रोटॉन थे, 7 न्यूट्रॉन थे, तो मास नंबर कितना हो गया? इसमें 6 प्रोटॉन थे, 8 न्यूट्रॉन थे, मास नंबर 14। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कार्बन है, इससे हम एज का पता लगाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, यानी कार्बन कैरिंग ऑब्जेक्ट जो उनकी एज जो है C4, इसको नाम भी दिया गया, इसको नाम दिया गया C12। ऐसे लिखो या C12 ऐसे लिखो, 12 ऊपर लिखते हैं। मास नंबर कहाँ लिखते हैं? ऊपर, सिंबल के ऊपर। इसको क्या कहा? C13,
या C डैश लगा के 30। इसको क्या कहा, C 40 या डैश लगा के C 40। कभी भूल जाओ कि सर मास नंबर, एटॉमिक नंबर जिसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो नीचे लिखते हैं राइट साइड। अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर लिखूं तो नीचे लिखूंगा चाहिए, मास नंबर ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे। तो मुझे अगर हम भूल गए मास नंबर नीचे नहीं लिखते ऊपर लिखते हैं, तो बड़ा आसान है कि जब तुम मास को लेके जाते हो, मतलब आपको बोरे उठाने, चीनी के डिब्बे को उठाना है या कोई और चीज उठानी है, और आपको किसी क्या नाम है घोड़ा गाड़ी पे या खच्चर की गाड़ी पे या कोई सी उसके ऊपर लेके जाने, तो कहाँ रखोगे, उसके पैरों पर रखोगे, कहाँ रखोगे वो मास? हाँ, चीनी के डिब्बे हैं 5-5 किलो के, 2 पे वो है क्या नाम है बोरियां, तो कहाँ रखोगे, पैरों पे? कहाँ रखोगे? अगर घोड़े पे लेके जाने तो घोड़े को ऊपर ही तो रखोगे, तो कहाँ आएगा मास? ऊपर आएगा। याद रहेगा नहीं रहेगा, भाई मास कहाँ रखते हैं? ऊपर ही रखते हैं, इसे याद रहेगा, तुम कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। और उसका नंबर जिससे वो पहचाना जाता है एलिमेंट, वो नंबर नीचे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। कहाँ? अगर मैं इसको पूरे को लिखूं तो जाएगा C12 और नीचे 6 आएगा, नीचे क्या आएगा 6, खाली C12। अगर मैं सिर्फ मास नंबर लिखना चाहूँ तो ऊपर लिखूंगा, ये एटॉमिक नंबर भी लिखना चाहूँ तो कहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे। तो अब C12 कार्बन जो था, ये मोर देन 90% ऑब्जेक्ट्स में जो उसकी परसेंटेज है वो 90% से ज्यादा होती है तकरीबन C12। बाकी जो आइटम्स है वो कम क्वांटिटी में होती है। C13 यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो जिसमें जो कार्बन से बना है, जैसे प्लास्टिक ही कार्बन से बना, ये पेन है, ये इसमें इसका अंदर का मैटर भी, और ये जो इसका प्लास्टिक है इसमें भी कार्बन है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस सारे कार्बन से बने, प्लांट से कोई भी चीज हो, प्लांट से वो कार्बन से बनी है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते हैं, पढ़ेंगे हम हाई 10th क्लास में जाके। फ्रूट लोगों से भी कार्बन होगा, हर चीज में 99 कार्बन हटा दिया जाए दुनिया में से तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, हम भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी भी कार्बन से बनी। और भी एलिमेंट है लेकिन मेन कार्बन है। कार्बन को भी बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जितनी भी चीजों का जो वो बनते हैं, बॉडी बनती है, वो कार्बन की उससे जोड़ने से बनती है। तो जब हर जगह कार्बन पाया जाता है, तो आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, एटॉमिक मास के लिए शुरू में जो हमने एटम चुना था फॉर स्टैंडर्ड, जिस औरों का मास नाप सके, वो स्टैंडर्ड सबसे पहले किसको चुना था, हाइड्रोजन को। लेकिन उससे सारे एलिमेंट का मास नहीं निकाल सके, जो मेथड है निकालने का, उसमें उसका कंपाउंड चाहिए उस एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ, तो उसको भी बदला, मैं हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन ले लूं। फिर एक दो और चेंजेस आई, लेकिन आखिर में कहां पे आके सेट हो, कार्बन के ऊपर। और कार्बन भी कौन सा, कार्बन के 3 C12 कार्बन, यानी वो कार्बन जो 99% पाया जाता है, जिसमें 6 प्रोटॉन और 6, क्योंकि 6 प्रोटॉन तो C13 में भी होते हैं, 6 प्रोटॉन और 6, उसकी मदद से निकालना, बहुत सारे एलिमेंट का मास निकालना आसान हो गया। हम एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या कहते हैं, द मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ C12 कार्बन। उसके मास को हमने 12 वैल्यू दी, whose mass is taken as 12U। क्यों दी 12 वैल्यू में बता चुका हूं। देखिए हर प्रोटॉन के मास को 1 वैल्यू दी गई है। व्हाट इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन, 1U। व्हाट इज द मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, उसको भी 1U कहा। हालांकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत छोटे हैं, उनके मास में नेग्लिजिबल फर्क है। क्या नेग्लिजिबल फर्क है, बहुत ही नेग्लिजिबल। अब खुद प्रोटॉन का मास नेग्लिजिबल है, न्यूट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, उसका भी नेग्लिजिबल बनाए तो कितना कम हो जाएगा। तो इसलिए उसको 1U कहा, उसको भी इसको भी। तो 6 प्रोटॉन का मास 6U हो गया और 6 न्यूट्रॉन का मास 6U हो गया। टोटल मास कितना बन गया 12U। 12 तो खाली मास नंबर है, नंबर के साथ कोई यूनिट नहीं होता, मास में यूनिट होता है। जब बिना यूनिट के मास बोलेंगे तो मास नहीं कहलाएगा। हमने कहा जी मैं 4 किलो लाया हूं, क्या लाया भाई, नहीं खाली 4 लाया हूं, 4 चीज ही लाया हूं, 4 चीज तो 4 डाल दे, क्या कुछ समझ में बात नहीं। आप बोले 4 kg 4 kg तो समझ में आएगा, बात समझ में आ रही है।
कि वो जो 1 kg तो उससे 4 टाइम्स ज्यादा है। खाली आप 4 के जब मैं सड़क पे चलूंगा 5 चलूंगा, भाई 5 क्या चलोगे, 5 कदम चलोगे, 5 बारिश चलोगे, तो मास यूनिट के बिना फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती। फिजिकल क्वांटिटी में मैंने पढ़ा था फिजिक्स में कि 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो खाली नंबर बोले तो मास नंबर कहलाएगा, और उनका मास बोलेंगे तो फिर वो उस आइसोटोप का मास कहलाएगा। यानी इस C12 कार्बन का एटॉमिक मास जो है C12, वो 12U होगा, क्योंकि जो मास केयरिंग पार्टिकल है 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अब नेचुरल बात है, जो मास केयरिंग पार्टिकल उन्हीं के बराबर मास होगा। आप किसी तराजू के पल्ले के ऊपर 1-1 किलो के 6 पैकेट रखें तो उसका मास 10 किलो निकलेगा। वो कितना निकलेगा? जब 6 पैकेट 1-1 किलो का रखें तो कितना मास निकलेगा? 6 किलो नहीं निकलेगा ना। तो एक तरह का वो है डिब्बा जिसमें 1-1 यूनिट के 12 पैकेट्स हैं, तो मास कितना हो जाएगा? 12। एक तरह के दूसरे सबका मास वैल्यू सेम है। तो एटॉमिक मास C14 का C12 कार्बन का वो 12U है, और एटॉमिक और खाली मास नंबर बोले तो वो 12 है। तब यूनिट नहीं बोलेगी क्योंकि नंबर में यूनिट नहीं होता। तो इसकी मदद से, इसके मास से बाकी एटम का मास निकाला। इसको भी वैल्यू दी क्या? 12U, उसको वैल्यू दी। अब कोई इससे 12 डबल है मास के हिसाब से, भाई इसको हमने वैल्यू दे दी, वो इससे डबल है मास में, तो उसको ऑटोमेटिकली कितना मास मिल जाएगा? 24U। 12 का डबल क्या होता है? 24। मैग्नीशियम का मास 24U होता है। जो इससे 1/12 है, यानी 12 टाइम्स कम, उसका मास क्या हो जाएगा? अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1U, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 कार्बन। 1/12 of the mass which is of the C12 carbon whose mass is taken as C12, तो उसका नंबर है, मास नंबर। उसका मास कितना है? 12। यानी मास नंबर से मास निकलना उस आइसोटोप का आसान है। जो नंबर उसके आगे यूनिट लगा दो तो मास बन जाएगा उस एटम का। तो C12 तो उसका मास नंबर है, आपने यूनिट लगा दिया U, तो क्या बन जाएगा? ये मास किसका? C12 कार्बन का। ये C13 है, 13 क्या है इसका? मास नंबर। अगर आपने 13U कहा तो ये बन जाएगा क्या? मास कौन से कार्बन का? C13 कार्बन का। 14 क्या है? मास नंबर C14 कार्बन का। और 14U कहा तो मास बन जाएगा कौन से कार्बन का? कार्बन का। जब एलिमेंट का मास कहते हैं तो उसमें सारे आइसोटॉप्स को कंसीडर करके उस एलिमेंट का मास लिखना। जैसे आपने एक पैकेट है आपके पास बड़ा सा, उसमें 2 किलो के भी वो है डिब्बे और 5 और 1 किलो के भी डिब्बे। जब आप उस पैकेट का वेट पूछेंगे तो खाली 2 किलो के वेट से नहीं निकलेगा, वो खाली 1 किलो के वेट से नहीं निकलेगा। आप उन सब दोनों को कंसीडर करके टोटल मास बताएंगे। नहीं बताएंगे। आपने जब आप अपने उसमें क्या नाम है किसी जहाज में जाते हैं, वो कहते हैं कि आपको 24 kg जो है अलाउ है, तो फिर आप 24 kg में कौन कौन चीजें होती हैं? कपड़े भी होते हैं, कुछ सामान भी होता है, वो सब मिला के 24 होता है। वो जो सूटकेस में 24 सब मिला के होता है, जो सूटकेस का वेट भी होता है। पॉइंट समझ में आया? तो जब एलिमेंट का मास आप कहेंगे, अब कोई आदमी सूटकेस लेके जा रहा है, उसमें टोटल मास उसका 30 है, और वो कहता है मेरे कपड़े तो सिर्फ 24 kg है, तो मान जाएंगे वो एयरपोर्ट वाले? तो कहेंगे भाई ये सूटकेस में तुम्हारे कपड़े हैं, ये क्या, में इससे मतलब नहीं है। इसका मास कितना होना चाहिए? जो हमने अलाउ कर रखा है वो 24 kg अलाउ कर रखा है, इसमें ये 30 क्या है, कैसे है, इसको निकालो। तो जब एलिमेंट का मास कहते हैं उसका मतलब है कौन सा आइसोटोप, उसके सारे आइसोटोप को कंसीडर करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बस एक पर्टिकुलर आइसोटोप के मास को एलिमेंट का मास कहते हैं। वो आइसोटोप का मास तो होगा लेकिन एलिमेंट का मास, और जब एलिमेंट के मास में सारे आइसोटोप को कंसीडर करते हैं तो वो मास जो निकलता है वो एवरेज में निकलता है, उसी रेशियो में वो एवरेज निकालते हैं जिस रेशियो में वो एग्जिस्ट करते हैं।
कोई अगर 80% है तो उसका मास 80 एटम्स का मास लेंगे, कोई 12 और कोई 10% है तो 10 एटम्स का मास लेंगे, यानी टोटल 100 एटम का मास लेके फिर निकालेंगे, जिसमें उसी रेशियो में वो एटम्स होंगे जिस रेशियो में वो पाए जाते हैं। तो वो हमेशा वो मास काहे में निकलता है, फ्रैक्शन में निकलता है। तो मास ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज इन फ्रैक्शन बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट which are taken in that ratio in which they exist। ये लिखना जरूरी है, यानी ये नहीं आइसोटोप हम अपनी मर्जी से ले लें। अब क्लोरीन के आइसोटोप से दो आइटम, एक 75% है, दूसरा 25% है, और आप एक एक लें 1:1, एक क्लोरीन का एक एटम का मास ले लें, एक दूसरे एटम का, एक Cl37 का मास ले लें और एक Cl35 का मास ले लें, तो एवरेज 36 निकलेगा। वो हम गलत दिया, क्योंकि जो 35 वाला एटम है वो 75% है, यानी अगर टोटल 2 एटम हो तो 75 एटम जो है 75 एटम Cl35 होंगे, और बाकी एटम कितने होंगे Cl37 के, वो कितने होंगे 25। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो 75 Cl35 एटम का मास लेंगे, ये नहीं एक का लेंगे। एक का लेंगे तो आपने रेशियो बदल दी, 1:1 लेंगे तो 50:50 की रेशियो हो जाएगी 1:1 की। Are you understanding this point? तो why the mass of an atom element is in fraction because it is calculated by using the mass of all the isotopes of that element, and these isotopes are taken in that ratio in which they exist। यानी जिस रेशियो में पाए जाते हैं उसी रेशियो में उनका मास लेंगे। खैर अब हम दोबारा इस पे आते हैं, जो कहानी चल रही थी हमारी। तो अब जो प्रॉब्लम ये हुई कि मास तो हमने बहुत सारे एलिमेंट का निकाल लिया था सबका ही, और मास एक तरह का स्टैंडर्ड बन गया। तो आपको कार्बन का क्या नाम है, जो भी वो 12 पॉइंट समथिंग है, और हाइड्रोजन का मास 1 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन की भी 3 एटम है जिसका मास 1 है, 2 है और 3 है, तो सबका मास जो है फ्रैक्शन में होगा। तो एटॉमिक मास को हमने निकाल लिया, कैसे निकाला उस झगड़े में नहीं पड़ रहे। लेकिन एटॉमिक मास अगर हम कहेंगे मेरे पास, अब एक एटम को तो हम देख भी नहीं सकते, तो मास कैसे नापेंगे, जिसको देख भी नहीं सकते उसका मास कैसे नापेंगे। तो ऐसा रिलेशन साइंटिस्ट चाहते थे कि जिससे मास और नंबर में रिलेशन निकल आए, नंबर भी बता सके और ये बता सके इतने मास में इतना नंबर होगा बिना कैलकुलेट किए। तो सबसे आसान नंबर मास जो था याद करना वो था जो ऑलरेडी उनको याद था, यानी एटॉमिक मास ऑफ पर्टिकुलर आइसोटोप और पर्टिकुलर। तो उन्होंने जो मास निकाला तो C12 12 ग्राम, जिसका मास, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, इसका एटॉमिक मास कितना होगा C12 का 12U। तो तभी तो बताया मैंने कि खाली 12 तो मास नंबर है, लेकिन उसके आगे U लगा दे तो उस आइसोटोप का मास बन जाएगा वो। तो कितना है इसका मास 12U। और अब उन्होंने इस 12U की जगह 12 ग्राम लिया, क्योंकि 12U तो हम देख नहीं सकते, लेकिन 12 ग्राम हम नाप सकते हैं। 12 ग्राम प्योर सैंपल लिया C12 कार्बन का, प्योर सैंपल, जिसमें C12 के अलावा बाकी C13 C14 ना हो। वो कैसे बाकी है निकाले वो अलग बात है, उस झगड़े का हम नहीं पड़, उनको कैसे निकाला। इसका उन्होंने ये लेके और फिर जो मेथड जो यूज कर रहे थे उसको यूज करके 12 ग्राम के अंदर उन्होंने इसमें कैलकुलेट करे कितने आइटम पाए जाते हैं। अब जो भी मेथड उन्होंने यूज करा, जब उन एटमों की डायग्राम निकाली तो वो 6.022 10 to the power 23 24 डिजिट का एक बहुत बड़ा डिजिट एक नंबर निकला, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ही कहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी कंसीडर करे S32 लिया, यानी इसमें कितने, इसका मास कितना लिया, नहीं एटॉमिक मास नंबर जो उस आइसोटोप को उसके बराबर, जो उस पर्टिकुलर आइसोटोप के मास के बराबर, उस पर्टिकुलर आइसोटोप के। तो S32 का कितना मास लूं, उसका मास नंबर क्या है 32, तो मास कितना लूंगा। तो ये मैंने 32 ग्राम लिया, 32U तो इसका एटॉमिक मास था, लेकिन लिया कितना 32 ग्राम। इसको भी चेक कर, और भी बहुत सारे एलिमेंट थे, फॉर एग्जाम्पल सोडियम का लिया,
सोडियम का एटॉमिक नंबर मास नंबर 23 है। अब मैं सोडियम आइसोटोप जिसका मास जो 23 मास नंबर है उसका कितना मास लूं? इस आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना होगा? 23 U। तो लेकिन मैं U में तो देख ही नहीं सकता, तो ऐसी क्वांटिटी चाहिए वो ग्राम में चाहिए। तो वो कितना लिया? 23 ग्राम। तो जब इनको ऐसे इस तरह से लेके जब उनके नंबर निकाले गए तो सबका नंबर सेम निकला। यानी C12 के 12 ग्राम के अंदर कितने कार्बन एटम? C12 कार्बन एटम, C12 कार्बन एटम ये निकले। इसमें क्या निकले? 6.022 10 पावर 23, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना। उसमें इतने ही सल्फर के एटम निकले, एटम्स ऑफ S32 सल्फर। इसमें क्या निकला? कितने ग्राम? 6.022 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम Na23। जगह तो बड़ा आसान है। यानी अगर आप एटॉमिक मास के बराबर उस आइसोटोप के ग्राम में वो नंबर ले लें तो हम बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। 6.022 10 से पावर 23 पार्टिकल होंगे। ये निकाला, उसने बहुत बड़ा काम किया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नंबर था कि इससे मास भी पता लगा सकते हैं, इसलिए इस नंबर को तो एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या? एवोगैड्रो नंबर। समझ में आई नहीं आई? और ये जो मास था, जो एटॉमिक मास नहीं है, ये तो एटॉमिक मास से करोड़ों गुना ज्यादा है। नंबर इसके एटॉमिक मास के नंबर से मिलता है, लेकिन ये एटॉमिक मास 1 ग्राम 1 यूज होता तो इतना छोटा होता, हम देख भी नहीं सकते। तो ऐसा जैसे एक चीटी का मास जो है वो आप लिख दो, अगर चीटी का मास जो है वो 0.1 मिलीग्राम है, 0.1, और आप 0.1 मिलीग्राम की जगह या 1 मिलीग्राम है, आप 1 मिलीग्राम की जगह 1 टन कर दें तो वो एक चीटी का मास होगा, तो करोड़ों चीटी का मास होगा। तो ये मास को हम एटॉमिक मास नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? U। और इतने मास के अंदर अगर हम कोई चीज लें तो वो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? इसके बाद हम शुरू करेंगे कि ये नंबर जो था ये कैसे निकला, कि जिससे हम मास निकालना आसान था। We will start after 2 minutes, 5 minutes.